संपूर्ण ईवी एक कंपनी होने के नाते और मैं विकास गुप्ता एक व्यक्ति होने के नाते अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम सभी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो एक अच्छे समाज की रचना होगी और एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र की पहली सीढ़ी है। इसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम अपनी एक वीडियो श्रृंखला लेके आए हैं, जिससे कि हम उन लोगों के बारे में जो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनके बारे में बता सके और उससे से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सके। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस शुरू हुई। इन्फोसिस 1981 में पुणे में शुरू हुई। एनआर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकेनी, एनएस राघवन, एस गोपाल कृष्णन, एसडी शिबुलाल, के दिनेश और अशोक अरोरा, इन 7 लोगों ने मिलकर इन्फोसिस शुरू की। ये सब पहले पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इज पीसीएस के एम्प्लॉयज थे। इन्फोसिस के सारे को फाउंडर्स को कोडिंग आती थी और उन्हें आईटी इंडस्ट्री में अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी था। 1975 से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स की डिमांड बढ़ने लगी। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को सामने देखकर उन्होंने इन्फोसिस शुरू करने का निर्णय लिया। इन्फोसिस 10,000 रुपए से शुरू हुई थी, जो कि मिस्टर नारायण मूर्ति ने उनकी वाइफ सुधा मूर्ति से लिए थे। सुधा मूर्ति ने अपनी सैलरी से वो पैसे बचा कर रखे थे। मिस्टर मूर्ति के घर की पहली रूम इन्फोसिस का पहला ऑफिस बना। 1983 तक इन्फोसिस के पास कोई कंप्यूटर नहीं था। 1983 में इन्फोसिस में पहला कंप्यूटर आया। 1991 के लिबरलाइजेशन से पहले इंडिया में बिजनेस करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। तब इंडिया में बिजनेस अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर कुछ टेक्नोलॉजी मटेरियल या मशीनरी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना हो, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर हुआ करती थी। मिस्टर मूर्ति कहते हैं कि टेलीफोन कनेक्शन के लिए उन्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ा था और एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए तब 2-3 साल लग जाते थे। 1983 में इन्फोसिस पुणे से बेंगलोर शिफ्ट हुई। इन्फोसिस तब आईटी बिजनेस में नहीं थी। यूएस मार्केट में उनका कुछ नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने कर्ट सॉलमन एसोसिएट्स के साथ जॉइंट वेंचर किया। कुछ साल अच्छा चलने के बाद 1989 में ये जॉइंट वेंचर कोलैप्स हो गया, जिससे इन्फोसिस प्रॉब्लम में आ गई। इस कोलैप्स की वजह से कंपनी शुरू होने के 8 साल बाद भी कंपनी फिर से उसी स्टेज पर आ गई थी जहां से उन्होंने शुरू किया था। और फिर ऐसे टाइम इन्फोसिस के को फाउंडर मिस्टर अशोक अरोरा ने इन्फोसिस छोड़ दी। मिस्टर मूर्ति ने तब सबको क्लियर कर दिया कि अगर कोई इन्फोसिस छोड़ना चाहता है तो वो छोड़कर जा सकता है। मैं तो इन्फोसिस के साथ रहूंगा और इस बिजनेस को बढ़ाऊंगा। उस टाइम उनके पास बहुत कम पैसे थे और रेवेन्यू भी बहुत कम आ रहा था, तो मिस्टर मूर्ति और इन्फोसिस के बाकी को फाउंडर्स ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखे। वो उन होटल्स में रुका करते थे जहां पर चार्जेस कम हो। कभी वो बस से ट्रैवल करते थे तो कभी पैदल। जो लोग उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे उनके पास अब कार्स और घर आ गया था, पर इन्फोसिस के को फाउंडर्स अभी भी वही के वही थे। धीरे धीरे इन्फोसिस का बिजनेस बढ़ने लगा और 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कंपनी के बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया। इन्फोसिस का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ था, पर मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी के 13% स्टेक खरीदकर कंपनी को बेल आउट किया था। लिस्टिंग के दिन इन्फोसिस का स्टॉक 60% प्रीमियम के साथ खुला था। 1993 में जब इन्फोसिस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी तब इन्फोसिस का रेवेन्यू $5 मिलियन था और उनके 200 के करीब एम्प्लॉयज थे। 1999 में इन्फोसिस का रेवेन्यू $100 मिलियन के ऊपर चला गया। 2004 में $1 बिलियन के ऊपर चला गया और 2017 में $10 बिलियन के ऊपर चला गया। आज इन्फोसिस में 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। मात्र 10,000 रुपए से शुरू हुई इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 3 लाख करोड़ के करीब है। मिस्टर मूर्ति कहते हैं कि पहला कस्टमर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी कंपनी को पहले दिन से ही रेपुटेशन पर काम करना चाहिए। तो इन्फोसिस के को फाउंडर्स ने दिखा दिया है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और शुरुआती फेलियर्स के बावजूद भी आप अपनी डेडिकेशन और मेहनत से बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए इन्फोसिस ने मैसूर में द इन्फोसिस ग्लोबल एजुकेशन सेंटर नाम से दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बनाई है, जो 337 एकर्स में फैली है। 1996 में इन्फोसिस ने इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू किया, जिसके जरिए वो रूरल डेवलपमेंट और गरीब लोगों को हेल्थ केयर और एजुकेशन की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। मिस्टर एनआर नारायण मूर्ति को भारत सरकार ने साल 2000 में पद्मश्री अवार्ड और साल 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा है। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य
सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।